प्राइवेटेशन। स्टार्टिंग में भारत में प्राइवेटेशन बहुत कम था, बहुत से स्ट्रिक्ट रूल थे। सरकार ने धीरे धीरे आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपनाया और निजीकरण का दौर प्रारंभ किया। जैसे भी आप देख रहे हो, रेलवे का निजीकरण भी हो रहा है। तो सरकार ने बहुत से सेक्टर निजी लोगों के लिए खोल दिए, जबकि स्टार्टिंग में बहुत से सेक्टर ऐसे थे जिनमें सरकारी कंपनियों का ही स्वामित्व था, सरकार का ही स्वामित्व था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे निजी हाथों में खोल दिए गए। निजीकरण क्या होता है, आइए इस लेक्चर में चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने एक इमेज है प्राइवेटेशन। जो पब्लिक फैक्टर्स था, जो सार्वजनिक कंपनी थे, उस दीवार को अब तोड़ दिया गया। अब निजी कंपनियों, उद्यमों, व्यापारियों, साहसियों के लिए ये खोल दिया गया। तो एक तरह से निजी प्रवेश द्वार हो चुका है। अब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में काम होगा। इसलिए सरकार ने निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए पीपीपी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस दीवार को तोड़ दिया। इस कंसेप्ट से आप ये समझेंगे कि निजीकरण क्या होता है। तो पहले तो मैं निजीकरण के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, निजीकरण का वास्तविक अर्थ तो सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक उद्योगों, सार्वजनिक कंपनियों में का स्वामित्व व प्रबंध निजी हाथों में सौंपना है। यानी साहसियों, कंपनियों, उद्यमियों को मौका देना है। यानी अब सरकार के अलावा निजी लोग भी इस क्षेत्र में मिलकर कार्य कर सकते हैं, कंपनियां खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग कर सकते हैं। जबकि इससे पहले ये नियम थे, 1991 से पहले की बात करें तो बहुत से सेक्टर ऐसे थे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का ही दबदबा रहता था, सरकार ही का ही हिस्सेदारी होती थी, सरकार ही उसमें काम कर सकती थी। लेकिन अब निजी पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि वो जो रूल्स थे, सख्त रूल थे, उन्हें हटा दिए गए और आपके लिए एक रास्ता खोल दिया गया। देखिए, निजीकरण को हम कंसेप्टली डिस्कस करते हैं। जैसे किस तरह का हो सकता है निजीकरण। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व व प्रबंध पूर्ण रूप से या तो पूरा का पूरा या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपना। देखिए, ये पॉइंट आपको समझना है। आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। देखिए, निजी का मतलब पब्लिक के हाथों में दे देना, आम जनता के हाथों में देना। हम, आप और मैं, कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति अब कर सकता है, जिसे डी नेशनलाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि पहले ये नेशनलाइजेशन होता था, सरकार की भूमिका होती थी, सरकार को ये अधिकार होता था, एकाधिकार होता था। लेकिन अब ये मोनेटाइजेशन खत्म हो चुका है, अब मोनोपोली खत्म हो चुकी है। अब आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं, पीपीपी मोड पे काम कर सकते हैं, जनता अपनी भागीदारी निभा सकती है। तो इस तरह से इसे पूर्ण या आंशिक रूप से करना भी एक निजीकरण का रूप है। निजीकरण का दूसरा रूप क्या हो सकता है, सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी अंश पूंजी का जनता की भागीदारी के लिए। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए सार्वजनिक उपक्रम है, लेकिन उसमें अगर सरकार, जनता इन्वेस्टमेंट करती है, उनके शेयर को खरीदती है, अपना मालिक बनती है, उसमें अपनी हिस्सेदारी रखती है, उसका स्वामित्व ग्रहण करती है, तो भी ये भी एक निजीकरण का रूप माना जाएगा। तीसरा निजीकरण का रूप क्या होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सी कंपनी आती है, बहुत से सेक्टर आते हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है। उन आरक्षित सीटों को, अगर आरक्षित क्षेत्र को जनता के लिए खोल दे, निजी भागीदारी के लिए खोल दे, तो ये भी एक निजीकरण का रूप माना जाएगा। निजीकरण का और कौन सा रूप हो सकता है, सार्वजनिक उपक्रमों का समापन कर दे। अगर सरकार सार्वजनिक उपक्रम ही बंद कर दे या निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए परमिशन दे दे, तो ये भी निजीकरण का रूप माना जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध व नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंपना या उनका सहयोग बनाना, उनके लिए द्वार खोल देना, यह भी एक निजीकरण का रूप कहलाता है। इस प्रकार निजीकरण का अर्थ केवल सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व प्रबंध का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है। ध्यान रखिएगा, मेरी पॉइंट को फिर से माना कि हम ये समझे कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल देना, प्रबंध संचालन में पूर्ण या आंशिक रूप से हिस्सेदारी देना निजीकरण कहलाएगा। निजीकरण अब व्यापक रूप से हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार निजीकरण का अर्थ केवल सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व एवं प्रबंध का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाने वाले समस्त प्रयासों को हम निजीकरण कह सकते हैं। जो कि हमने अभी प्रयास आपके सामने चर्चा करी थी। सरकार को यह भी आशा है कि जब निजीकरण अपनाया जाएगा तो इससे हमारा प्रत्यक्ष विदेशी भंडार यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये एक अच्छा उदाहरण, क्योंकि भारत की कंपनियों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यापारी उद्योगपतियों के अलावा बहुत सी विदेशी व्यापारी कंपनियां और साहसी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इससे फायदा ये हो रहा है कि एफडीआई बढ़ने की प्रबल संभावना है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वतंत्रता प्रदान करी है कि सार्वजनिक उपक्रम में अब प्रबंधकीय निर्णय में निजी लोग भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो बंद ऋण इकाइयां है वो खुल सके। देखिए, निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत से सार्वजनिक उपक्रम बंद हो चुके थे, बहुत सी सरकारी एजेंसियां, कंपनियां, उद्योग रुग्ण इकाइयों के रूप में चल रहे थे, बीमारी इकाइयों के रूप में चल रहे थे, उनका लॉस चल रहा था, घाटा लग रहा था। इसलिए सरकार उस घाटे को बढ़ने के लिए
निजी लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े रहने के लिए हमने निजीकरण के दौर को अपनाया। और यही कारण था कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्ण बदलाव देखने को मिले। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिली और यही कारण था कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही, क्योंकि 1992 से जो 97 का जो टाइमिंग रहा वो एक सबसे गोल्डन पीरियड रहा भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। और उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था एलपीजी को अपनाना। तो इस तरह से हमने देखा कि एक टर्निंग पॉइंट रहा 1991 का टाइम, और उसमें भारत की 5वीं औद्योगिक नीति का भी एक सबसे बड़ा अहम योगदान था। तो बच्चों, आपने जाना कि किस तरह से एलपीजी के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने जाना कि प्राइवेटेशन क्या है। तो प्राइवेटेशन का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक उपक्रम थे, क्षेत्र थे, उन आरक्षित क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल देना, निजी लोगों के लिए खोल देना निजीकरण कहलाता है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की प्रबंधकीय निर्णयों में स्वतंत्रता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। ये भी एक निजीकरण का एक रूप है, इसलिए सरकार ने निजीकरण किया। और इसके लिए क्या किया है, देखिए आपने देखा, बताना चाहूंगा। कुछ सार्वजनिक उपक्रम है उनको सरकार ने डिवाइडेशन किया महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न के रूप में, यानी सरकारी कैटेगरी को डिवाइड किया। भारतीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा भारतीय कंपनियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ से सालाना है, जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है, जिनका नेट प्रॉफिट अच्छा है, उनको महारत्न कंपनी में डाला। जिनका टर्नओवर कम है उनको नवरत्न कंपनी में डाला, और जिनका टर्नओवर इससे भी कम है तो उनको लघु रत्न में डाला। तो इस तरह से भारतीय कंपनी को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनकी 3 कैटेगरी बनाई गई, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में गति प्रदान हो सके और कंपनियों में होड़ मचे, व्यापार बढ़े, और इस व्यापार बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिले। ये एक निजीकरण का सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत सरकार का। देखिए, बात करते हैं जैसे महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न कौन कौन सी कंपनी है। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि पेट्रोलियम का काम करती है, डीजल का काम करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये महारत्न कंपनियों के एग्जाम्पल है। नवरत्न कंपनी की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम, ये नवरत्न कंपनी में आती है। और लघु रत्न जो कंपनियां हैं वो भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये छोटी कंपनी के श्रेणी में। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया। तो बच्चों, आपने निजीकरण के बारे में सिंपल सा कंसेप्ट ये समझा कि निजीकरण क्या होता है। तो निजीकरण का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जो है, उपक्रम जो है, उनके प्रबंध संचालन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, निजी लोगों को अधिकार देना, सार्वजनिक उपक्रमों में जो आरक्षित उद्योग थे उनको निजी क्षेत्र के लिए खोल देना, एफडीआई को बढ़ाना, ये निजीकरण के प्रयास थे, जिसका फायदा भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ।